हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। स्टूडेंट्स, हम लोग लेके आ चुके हैं जेई एडवांस 2022 का पेपर 2 का इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ जिनॉन एंड O2F2 गिव्स अ जिनॉन कंपाउंड P, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P इज। ठीक, तो आपके पास में जिनॉन है, इसकी रिएक्शन हुई है किसके साथ में? O2F2 के साथ में। ये आपको बेसिकली क्या देगा? ये आपको बेसिकली दे देगा XgF4 प्लस O2। ठीक, अगर आपने एनसीईआरटी खोल के देखी हो तो XgF4 का हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिल जाता है Xg प्लस यहाँ हमें मिल जाता है XgO3 प्लस यहाँ O2 मिलता है, और साथ ही साथ में हमें यहाँ पर HF भी मिल जाता है। बैलेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ रेशियो भी होता है, अगर आपको याद हो तो ये 6:12 के रेशियो में रिएक्शन होती है। फ्लोरीन यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 24 HF आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते हो तो 4 फ्लोरीन है तो 4 से आपके पास में 4 HF ही आने वाला है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की एक टेक्निक होती है, पहले ये कन्वर्ट होता है XgOF2 के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होगा XgO2 के अंदर, अनस्टेबल होता है, टूट जाता है XgO3 के अंदर और Xg के अंदर। तो कुछ इस तरीके से चलता है। तो 6 मोल से अगर हमें 24 मोल मिल रहे हैं तो एक से कितना मिलेगा? 4 मोल। तो यहाँ पर आपको सिंपली 4 मोल HF देखने को मिल जाएगा। बाकी की आप बैलेंसिंग कर सकते हो, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे को सिर्फ HF से मतलब था। तो 4 मोल HF आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 4 मोल और आंसर आ जाएगा हमारे पास में सिंपली 4। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस। ओके, the total number of electrons present in anti-bonding molecular orbitals of the gas that has higher number of unpaired electron is। चलो, तो बेसिकली आपको बोला गया है कि AgNO3 की क्या करी गई है? AgNO3 की हीटिंग करी गई है। यहाँ से आपको 2 गैसेस मिल रही हो, दोनों पैरामैग्नेटिक है। तो भाई ये सभी पॉसिबल है जब आपको क्या मिले? Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2। ठीक, NO2 भी पैरामैग्नेटिक होती है और O2 भी पैरामैग्नेटिक होती है। इसने बोला है हमें बताना है ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब NO2 के अंदर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि O2 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? O2 का लिखना पड़ेगा कन्फिग्रेशन। तो ये होता है आपके पास में सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, फिर आ जाएगा आपके पास सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2। O2 के अंदर आपके पास में sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2pz 2 पाई 2px बराबर पाई 2py। 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और लास्ट आ जाता है आपके पास में पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बोला जा रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो गैस है उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं? तो ये हो जाएंगे 2 प्लस 2 प्लस और यहाँ पर 2। तो टोटल हमारे पास में कितने आ जाएंगे? 6। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक, सिंपल वन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विथ NH3 टू गिव बोरॉन नाइट्राइड। तो BN के बारे में बात चल रही है। अमोनिया के साथ क्या करनी है? रिएक्शन करानी है। तो भाई जो सबसे पहली होती है वो होती है B प्लस NH3 से हमें क्या मिल जाता है? BN मिल जाता है। ठीक, तो मतलब अगर हम बोरॉन ले लेते हैं तो यहां से हमें BN मिल जाएगा। B2S6 के साथ में अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक, B2S6 के साथ में अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो इसको रख दिया जाता है किसके अंदर? एक्सेस के अंदर। टेम्परेचर को कर दिया जाता है हाई। हाई टेम्परेचर में ये बेसिकली क्या बना लेता है? ये बना लेता है BN। तो यहां पर भी आपको बोरॉन नाइट्राइड मिल जाता है। तो B2S6 इज ऑल्सो करेक्ट। और लास्ट आ जाता है हमारे पास B2O3 की जब रिएक्शन होती है किसके साथ में? अगेन NH3 के साथ में। तो यहां हमें मिल जाता है BN प्लस साथ ही साथ में मिल जाता है H2। तो ऑप्शन सी यानी कि B2O3 से भी हमें BN मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी में हमें देखने की जरूरत नहीं है, HBF4 से हमें नहीं मिलता है। ऑप्शन ए, बी और सी। तो थोड़ा सा ये बेसिकली आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, इजी नहीं था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, टाइम टेकिंग था। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेटलर्जी से रिलेटेड। तो मेटलर्जी से रिलेटेड हमारे पास में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। हमारे पास फर्स्ट पेपर में था एल्यूमिनियम से रिलेटेड और ये सेकंड पेपर में आ चुका है हमारे पास किससे? आयरन से रिलेटेड। तो ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर दे रखा है आपको 900 से 1500 केल्विन। तो रिडक्शन वाला जोन भी हो गया और आपका स्लैग फॉर्मेशन जोन भी आ जाता है। सबसे पहला बोला जाता है लाइमस्टोन इज यूज्ड टू रिमूव सिलिकेट इम्प्योरिटीज। लाइमस्टोन होता है आपके पास में CaCO3।
तो जब हम चार्ज डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपकी ओर होती है, कार्बन होता है और साथ ही साथ में लाइमस्टोन होता है। रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से, ये CaCO3 हीट होता है, टूटता है किसमें, CO प्लस CO2 के अंदर। ये आपके पास में बेसिकली एक फ्लक्स की तरह काम करता है। और आयरन की जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं तो उसमें इंप्योरिटी होती है सिलिका की, तो यहाँ मिल जाता है CaSiO3 का हमें स्लैग। ठीक है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। पिग आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन, तो हाँ ये भी सही है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर से जो कार्बन अवेलेबल होता है वो बेसिकली पिग आयरन होता है, जो सबसे बुरी फॉर्म होती है। उसके अंदर 4% तक कार्बन देखा जाता है। फिर उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, और आपके पास में आयरन मिलाते हो ताकि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, कास्ट आयरन के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कोक कन्वर्ट्स CO2 टू CO, तो बेसिकली क्या होता है, कंबशन जोन में कार्बन जलता है, वो CO2 में कन्वर्ट होती है। फिर जो ऊपर से कार्बन आ रहा है वो CO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, अगेन CO के अंदर, और ये CO आपके पास में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ NO2, ये गलत है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, एग्जॉस्ट गैसेस में NO2 नहीं होती है हमारे पास में, बेसिकली वो CO2 हो जाती है, क्योंकि वो रिडक्शन करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यहां पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका सिंपली A, B और C। ठीक, तो ये भी सिंपल था। द रिएक्शन ऑफ HClO3 with HCl gives a paramagnetic gas which upon reaction with O3 produces। ठीक है, तो भाई एक रिएक्शन हो रही है किसकी, HClO3 की, और किसके साथ, HCl के साथ। तो यहां पर आपको मिलती है Cl2 प्लस साथ ही साथ में मिल जाती है ClO2। Cl2 तो डायमैग्नेटिक होती है, तो ClO2 आपके पास में कैसी होती है नेचर में, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है ना, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। अगर इसमें ओजोन डाल दिया, ओजोन क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको कहाँ ले जाता है ये Cl2O6 के अंदर। सो बेसिकली Cl2O6 और ClO3 जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। यहाँ पर हमें ClO3 ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर दिया होता तो वो भी सही होता। फिलहाल के लिए सिंगल करेक्ट आपके पास में क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपली ऑप्शन C। ये टफ क्वेश्चन था, रीजन बीइंग क्योंकि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, और ये रिएक्शन जो है वो NCERT में भी मेंशन नहीं होती। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द रिएक्शन ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व्स अपॉन द एडिशन of HCl of appropriate concentration. The dissolution of the precipitate is due to the formation of, तो भाई ये बड़ी सिंपल सी है, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, सिंपल सी। PbNO3 जो होता है ये भी सॉल्यूबल है, और NaCl जो होता है वो भी सॉल्यूबल होता है। इनकी रिएक्शन होती है, सबसे पहले मिलता है PbCl2 का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, साथ ही साथ में सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब अगर मैं इसमें क्या करता हूं, अगर मैं इसमें HCl डाल देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें HCl डाल देता हूं तो बेसिकली क्या करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है PbCl4 2-, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है डिस सॉल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। डिस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो घुल जाता है, और इसी वजह से कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें, PbCl4 2-। तो इसका आंसर सिंपली आपके पास ऑप्शन C आ जाएगा। तो ये आपके पास में एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे पास में इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशंस। तो काफी ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ मेमोरी बेस्ड थे लाइक HCl और HClO3 वाला, वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड था। AgNO3 की हीटिंग हम लोग बहुत ज्यादा बार पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत होना तो बनता ही नहीं है। और मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी NCERT में दी हुई है, इतनी ज्यादा बार पढ़ा दी जाती है, तो ईजिली उसका क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। ठीक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं दोनों पेपर्स की, अगर मैं समअप करना चाहूँ, दोनों पेपर्स में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, ऑलमोस्ट सेम लेवल था, कुछ मेमोरी बेस्ड था और कुछ पार्ट आपका कंसेप्चुअल भी रहा। ठीक, तो ये होता है हमारे पास में दोनों पेपर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस कंप्लीट।